नमस्ते दोस्तों। रोज मैं जितने सारे पेशेंट्स देखता हूँ, वो चाहे हॉस्पिटल में हो या मेरे चेंबर में हो, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे एक सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं कौन सा साबुन इस्तेमाल करूँ। कुछ पेशेंट्स तो सिर्फ इसी सवाल को पूछने के लिए मुझे फ़ोन करते हैं, या कुछ पेशेंट्स सिर्फ इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए मेरे पास दोबारा दिखाने के लिए आते हैं। सो आई गेस ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि ये क्वेश्चन आपके मन में दोबारा आए तो इसका आंसर आपके पास रेडी हो। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें डेली साबुन इस्तेमाल करना चाहिए या डेली नहाने के टाइम में हमें साबुन लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये मेनली आपके हैबिट और आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। सोचिए, एक इंसान अगर ऐसे कोई जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी या बहुत ज़्यादा खराब एनवायरनमेंट है, या कोई इंडस्ट्री में काम करता है या कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो उनके लिए डेली साबुन यूज़ करना तो नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ पे उतना सारा पोल्यूशन नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, कीचड़ नहीं है, तो उनके लिए हफ्ते में 2 या 3 दिन साबुन यूज़ करना ही मेरे लिए सफिशिएंट है। और कुछ कुछ लोग तो शायद हफ्ते में एक बार साबुन इस्तेमाल करते हैं। वो उनके एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंडी का मौसम रहता है, वहाँ पे लोग थोड़े कम साबुन यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है, वहाँ पे लोग डेली साबुन यूज़ करना ही पसंद करते हैं। तो बेसिकली इसका कोई रूल नहीं है, ये आपके हैबिट और आपके कंफर्ट लेवल, आपका क्लाइमेट और आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बाजार में तो बहुत सारे साबुन मिलते हैं, बहुत सारे बॉडी वॉश मिलते हैं, तो क्या हमें उनमें से किसी को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए? यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, साबुन या बॉडी वॉश के बारे में या फेस वॉश के बारे में या शैम्पू के बारे में जब हम बोलते हैं, तो स्किन फ्रेंडली सोप या स्किन फ्रेंडली फेस वॉश, बॉडी वॉश, ये टर्म हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी मेरे बहुत सारे वीडियो में इस टर्म को इस्तेमाल किया है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, स्किन फ्रेंडली सोप कहने का मतलब हम यूजुअली यही सोचते हैं कि उसका पीएच कितना है, मतलब वो जो साबुन है वो कितना ज़्यादा बेसिक या कितना ज़्यादा एसिडिक है। हमारे स्किन का जो नेचुरल पीएच है वो 4 to 6 के अंदर वेरी करता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है। ये जो एसिडिक पीएच है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे स्किन का जो बैरियर फंक्शन होता है उसको मेंटेन करने में ये एसिडिक पीएच या एसिड मेंटल हम जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसिडिक पीएच हमारे स्किन का हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, हमारे स्किन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज से प्रोटेक्ट करता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस से भी ये हमारे स्किन को प्रोटेक्शन देता है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप प्लेन वाटर यानी सादे पानी से भी अपने फेस को धोएंगे या अपने स्किन को धोएंगे, तो उससे भी हमारे स्किन का जो पीएच है उसमें चेंजेस होता है। वो चेंज बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, कुछ देर के बाद ही वो पीएच फिर से चेंज होके जो नेचुरल पीएच है उसमें वापस आ जाता है। तो एक साबुन जितना ज़्यादा एल्कलाइन होगा वो हमारे स्किन के पीएच को उतना ज़्यादा परिमाण में और उतना लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चेंज कर सकता है। और ये जो चेंज होगा इससे क्या होता है, हमारे स्किन का जो हाइड्रेशन है वो कम हो सकता है, हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होने का संभावना भी उससे बढ़ सकता है। लड़कियों ने शायद एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब उनमें मेंस्ट्रुएशन यानी महीना चलता है, तब उनके जो जेनिटल पार्ट्स होते हैं उनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा सा एल्कलाइन है। तो वो एल्कलाइन ब्लड जब हमारे जेनिटलिया के स्किन के कांटेक्ट में बहुत दिनों तक रहता है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहता है, तो उससे क्या होता है, हमारे जेनिटलिया का जो स्किन का जो पीएच होता है वो चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा एल्कलाइन हो जाता है। इससे वहाँ पे एलर्जी हो सकता है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे खुजली हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई साबुन खरीदेंगे तो हमेशा ये देखने की कोशिश कीजिए कि उसका पीएच कितना लिखा हुआ है। अगर उसका पीएच लिखा हुआ ही नहीं है
तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि उसका पीएच एल्कलाइन ही होगा, एल्कलाइन होने का चांसेस ही ज्यादा होगा। लेकिन अगर उसका पीएच लिखा भी हुआ है तो भी आप क्यों मानने लगे, क्यों आप खुद ब खुद मान लेंगे? तो देखिए, बहुत ही सस्ते दामों में पीएच स्ट्रिप मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही बहुत आसानी से अपने साबुन या बॉडी वॉश या फेस वॉश या शैम्पू का पीएच पता लगा सकते हैं। हम जो साबुन यूजुअली यूज करते हैं उसका पीएच 5.5 के नजदीक या आसपास होना आइडियल है। आइडियली 5.5 के नजदीक ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप में कुछ स्पेसिफिक बीमारी है जिसके लिए आपके डॉक्टर ने आपको कोई स्पेसिफिक साबुन यूज करने के लिए कहा है, तो आपको वही इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चों के लिए कौन सा साबुन या कौन सा बॉडी वॉश या कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, वो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही आप चूज कीजिए। लेकिन इन जनरल मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि नॉर्मली टीवी में या इंटरनेट में या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम जो साबुन का ऐड देखते हैं या जो जिन सोप्स का हम ऐड देखते हैं, जो कि बेसिकली एंटीसेप्टिक सोप्स बोल के वो लोग बोलते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सोप अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी इन्फेक्शन छू नहीं पाएगा, कितने जर्म्स हमारे हाथों में रहता है और एक बार धोने से ही सारे जर्म निकल जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो एंटीसेप्टिक सोप्स होते हैं उनका पीएच नॉर्मली थोड़ा सा एल्कलाइन ही होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो एंटीसेप्टिक सोप्स है उनको आप हाथ धोने के लिए इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपके चेहरे धोने के लिए या बॉडी को धोने के लिए आप जो साबुन इस्तेमाल करेंगे उसका पीएच अगर हो सके तो 5.5 के नजदीक ही होना चाहिए। यानी एक स्किन फ्रेंडली सोप या बॉडी वॉश ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आके मुझसे खुद ब खुद कहते हैं कि वो लोग कीटोकोनाजोल सोप का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी खुजली किसी में रहता है या कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है या कोई भी स्किन का बीमारी होता है तो उनमें बहुत सारे लोग कीटोकोनाजोल सोप का इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। अब देखिए, एंटीबैक्टीरियल सोप्स पहले मिलते थे, लेकिन अभी के टाइम में उनका मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड कंजम्पशन पूरी तरीके से बैन कर दिया है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करने से बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी हम लोग यही कह सकते हैं। तो शायद आज हो या कल हो या कुछ दिनों बाद हो या कुछ साल बाद हो, एंटी फंगल जो सोप्स है उनका भी शायद यूज करना या उनका भी मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग या इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। तो उससे पहले ही आप लोग खुद ब खुद उसको बंद कर दीजिए विदाउट एनी रीजन। अगर आपको डॉक्टर ने नहीं लिखा है, नहीं प्रिस्क्राइब किया है, तो खुद ब खुद कीटोकोनाजोल या किसी भी एंटी फंगल सोप्स का इस्तेमाल आप खुद ब खुद अपने शरीर के ऊपर मत कीजिए। अब देखिए, दूसरे डॉक्टर के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर कभी भी मेरे पेशेंट्स में पर्टिकुलरली किसी बीमारी के लिए पर्टिकुलर कोई सोप प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए, अगर सोचिए किसी को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उनमें कीटोकोनाजोल सोप यूज करने से, या शायद सोचिए किसी को स्केबीज हुआ है तो उनमें पारमेथ्रिन सोप यूज करने से अलग से बहुत ज्यादा कुछ फायदा होता है, या बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है, या उसके ट्रीटमेंट में कोई मदद होता है, या वो बीमारी होने को प्रिवेंट करता है। ऐसा कोई भी स्टडी में या कोई भी रिसर्च में मिला है ऐसा मुझे नहीं पता है, या मैंने नहीं देखा है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा कोई सोप का प्रिस्क्रिप्शन मेरे पेशेंट्स में नहीं करता हूँ। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सब इस्तेमाल करके उस स्पेसिफिक बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा कुछ अलग से फायदा होने वाला है। तो मेरे राय में आपको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ऐसे कुछ बीमारियां हैं जैसे कि एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एटोपिक डर्माटाइटिस या और भी बहुत सारे बीमारी है जिनमें हमारे स्किन का जो बैरियर फंक्शन होता है वो ऑलरेडी डैमेज रहता है। तो उनमें पर्टिकुलरली स्किन फ्रेंडली सोप और मॉइस्चराइजिंग सोप्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि अगर आप में ऐसा कोई बीमारी है तो उस सिचुएशन में डेली यूज करने के लिए आप लोगों को स्किन फ्रेंडली और मॉइस्चराइजिंग सोप ही यूज करना चाहिए। और जो एल्कालाइन सोप्स होते हैं वो जिनमें एक्नी होता है उनके लिए भी इस्तेमाल करना बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो एल्कालाइन सोप्स होते हैं वो
हमारे स्किन का पीएच को बढ़ा देता है और उससे एक्नी होने का चांसेस भी बढ़ता है, और अगर किसी को एक्नी है तो उसका सीवियरिटी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से एक्नी होता है, ऐसा उसके पैथोजेनेसिस में मिला है, तो उस बैक्टीरिया को फ्लरिश करने में या और ज्यादा बढ़ने में अल्कलाइन पीएच मदद करता है। तो अगर आपको एक्नी या पिंपल्स का समस्या है तो आपको भी एक स्किन फ्रेंडली सोप जिसका पीएच 5.5 के नजदीक है वही इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।